हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वैष्णव जीएस क्लब। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने क्लब में आपको डेली करंट अफेयर या करंट अफेयर से जुड़ी सारी जानकारी आपको यहाँ पे बताऊंगी। इसी तरीके से मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी जो कि आपके करंट अफेयर से बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको हर एग्ज़ाम अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो हर एग्ज़ाम में आपको ये करंट अफेयर काम आने वाली है। इस करंट अफेयर को आप रोज़ देखिए। मैं आपके लिए रोज़ लेके आऊँगी करंट अफेयर। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, रेलवे, बैंकिंग, आईएएस, पीएससी या फिर किसी भी एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप जिसमें करते हैं उन सब में करंट अफेयर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर पढ़ना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों। देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारी जो आ रही है, आज की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है 3 राज्यों के राज्यपाल रहे वेद मारवाह का निधन हो गया है। ये जो हमारे ये राज्यपाल जो है हमारे सब बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है तीन राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, ये आप इनकी इमेज देख सकते हैं किस टाइप के हैं ये। ठीक है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं ये। इन्होंने क्या है, दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर और मणिपुर, झारखंड एवं मिजोरम के राज्यपाल रह चुके हैं। कहाँ के दोस्तों राज्यपाल रह चुके हैं, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप नोट कर सकते हैं। कहाँ के? मणिपुर, झारखंड एवं मिजोरम, 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया है, इनका जो है शुक्रवार को गोवा में निधन हो गया है। ठीक है, ये है वे 87 ईयर्स के थे। इनका जो है निधन हो गया है, बहुत ही दुखद खबर है हमारे लिए। वर्मा 1985 से 1980 तक दिल्ली पुलिस कमिश्नर और 1988 से 1990 के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 3 महानिदेशक भी रह चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब इसके बाद हमारी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट दूसरी न्यूज़ आती है, जो बहुत ही सोचने का विषय है हमारे लिए। ये क्या है न्यूज़, हम देखते हैं। जो इटली को पीछा छोड़ा है, क्या हुआ है, भारत ने जो है इटली को पीछा छोड़ दिया है। भारत अब सबसे ज़्यादा संक्रमित वाला 6वां देश है। क्या हो गया है, भारत हमारा जो है सबसे ज़्यादा संक्रमित हो गया है कोविड-19 से। आपको पता ही होगा, सबसे जहाँ पे इटली जो है हमारा सबसे ज़्यादा संक्रमित था। आज अपन ने क्या किया, भारत ने इटली को भी पीछे छोड़ दिया है। इतना ज़्यादा यहाँ पे लोगों ने संक्रमण फैलता ही जा रहा है। ना लोग सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान रख रहे हैं, ना ही मास्क लगा रहे हैं। किसी को कोई परवाह नहीं है, बस बढ़ते ही जा रहा है ये। अमेरिका, ब्राज़ील के बाद सबसे ज़्यादा नए मरीज़ भारत में मिल रहे हैं। ठीक है, अमेरिका, ब्राज़ील, जहाँ पे अमेरिका में तो जानते होंगे आप 1 लाख के समथिंग मरीज़ मिल चुके हैं, उससे भी ज़्यादा नए मरीज़ भारत में मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा नए मरीज़ भारत में ही मिल रहे हैं। ठीक है, नई मौत में हम शीर्ष 5 देश में हैं। जो हमारे यहाँ मौत का आंकड़ा हो गया है ना, ये बहुत ही गंभीर विषय है। हमारे यहाँ शीर्ष 5वें देश में आ गए हम लोग, इसलिए आपको ये सोचने वाली बात है।
जैसे कि दोस्तों आपको पता है, भारत मौत के मामले में, ये जो है हमारा भारत जो है, ये मौत के मामले में शीर्ष देश में 5वें नंबर पे है। लेकिन जो यहाँ पे संक्रमित जो मरीज है ना, संक्रमित वाला देश है, वो 6वां देश बन गया। मतलब ये हमारा 6वां ने बन गया हुआ। यहाँ पर संक्रमित मरीजों की संख्या ज़्यादा पाई गई है। ठीक है, भारत सबसे ज़्यादा संक्रमित वाला 6वां देश बन गया। ठीक है, ये तो अपन ने पढ़ी है। 2.37 लाख मरीजों के साथ भारत में इटली को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, हमने इटली को पीछे छोड़ दिया, जहाँ पे हम देख रहे थे आज की इटली में कितने सारे केसेस आए थे, गिनती नहीं की जा सकती। वहाँ की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। आज हमने उसको ही पीछे छोड़ दिया है। आप भारत की हॉस्पिटल ये सब तो जानते ही होंगे किस टाइप का है। भारत ने फ्रांस और जर्मनी को भी पीछे छोड़ दिया। बताओ, हम लोगों ने फ्रांस और जर्मनी तक को भी नहीं छोड़ा, उसको भी पीछे छोड़ दिया हम। ठीक है, अब नए मरीजों के मामले में भारत तीसरे नंबर पे है। जो ये हमारे नए मरीज हैं आ रहे हैं ना, वो उसमें भारत कौन से नंबर पे आ गया? तीसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पर। शुक्रवार को ब्राज़ील में ये 30 यहाँ पे। ठीक है, नई रिकवरी के मामले में भारत दुनिया के 5वें नंबर पे आ गया। जो नई रिकवरी आई है ना, तो उसमें भारत 5वें नंबर पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारी तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। देखिए आप, ये हमने बहुत ही ये आपका बहुत ही चर्चा में रहा है ये विषय, भारत चीन के जो 20 तनातनी हो रही है, या फिर या भारत चीन के जो कमांडो हैं या जेट विमान हैं, सारे अपने लद्दाख की सीमा में आके तैनात हो रहे हैं, या फिर वो ये सारी जो बातें चल रही थी अभी तक। तो अभी क्या आया है इस मामले पे हमारा, कि भारत चीन वार्ता में भारत में लद्दाख की सीमा पर तनाव ख़त्म हो गया। ये जो क्या है, लद्दाख की सीमा पर तनाव हमारा ख़त्म होता नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ख़त्म होते जा रही हैं। पूर्वी लद्दाख में महीने भर में भारत चीन सीमा पर चल रहे तनाव को ख़त्म करने के लिए शनिवार को दोनों देशों में सेनाओं में लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई है। मतलब जो है हमारा दोनों देश आपस में, उन दोनों की सारी बातें हो चुकी हैं। यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल की सारी बातें हो चुकी हैं। सेना के सूत्रों के बीच से इस बातचीत के आधार पर तनाव खत्म होने के संकेत दिए हैं। मतलब जो चीन है वो अपने जवानों को हटा ले रहा है। भारत ने चीन से अपने जवानों को इस इलाके से हटाने की मांग की है। ठीक है, बातचीत चुलू सेक्टर में चीन की सीमा में नियंत्रण रेखा से 20 किलोमीटर दूर स्थित मोल्दो में हुई है। ठीक है, ये हमारी बात सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आप नोट कर लीजिए, कहाँ पे बात हुई है हमारी। ये चीन की सीमा के नियंत्रण रेखा से 20 किलोमीटर दूर, तब चीन पे ही है। और ये स्थित कहाँ पे है? मोल्दो। ये हमको याद रखने वाला सब्जेक्ट है, मोल्दो। ठीक है, यहाँ पे इसका समय क्या, सुबह 8:30 बजे तय था, लेकिन ख़राब मौसम के कारण ये 11:30 पे शुरू हुआ, जो 5:30 बजे तक चली। ठीक है, सेना के एक अधिकारी ने कहा है कि बातचीत अच्छे माहौल में हुई। मोल्दो में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का चीनी सैनिकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। देखो, वहाँ के सैनिकों ने भी बहुत अच्छे से हमारा स्वागत किया। बातचीत के बाद भारतीय प्रतिनिधिमंडल अच्छे माहौल में लेह के लिए लौट गया। हालांकि बातचीत किन मुद्दों में हुई है इसकी जानकारी ना तो सेना और ना ही विदेश मंत्रालय ने दी है। सीमा पर जारी गतिरोध का ख़त्म करने के लिए दोनों देशों के बीच एक पहली बड़ी कोशिश है। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरी न्यूज़ देखते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अमेरिका को तो आप जानते ही होंगे।
अमेरिका में किस टाइप से इस समय माहौल चल रहा हुआ है, बहुत ज़्यादा तनातनी चल रही है वहाँ पे भी कोविड के केस बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। यहाँ पे अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन डेमोक्रेटिक प्रत्याशी हैं, वो जो है अमेरिका में जो ये डेमोक्रेटिक प्रत्याशी बाइडेन आए हैं, वो अब ट्रम्प के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। जैसे कि आपको अमेरिका में पता होगा, लास्ट टाइम से अभी ये जो जॉर्ज फ्लाइड की जो मौत हुई है, उससे लोगों का पुलिस के प्रति कितना गुस्सा आया है। वैसे यहाँ पे पुलिस को इस तरीके से हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। जो जॉर्ज को इस तरीके से उन्हें नी पे दबा के मारा हुआ है, इस टाइप से उनको ऐसी कोई हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि आप इस टाइप से कैसे कर सकते हैं किसी के भी साथ। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट जो बाइडेन का नामांकन अब औपचारिक तौर पर तय हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ये जो इनका नाम औपचारिक तौर पर तय हो चुका, मतलब ये फाइनली इन्हें लड़ा है। बाइडेन ने ट्वीट कर बताया है कि इसके लिए ज़रूरी प्रतिनिधियों का समर्थन मिल चुका है। ठीक है, उनको जो है समर्थन मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को इनको समर्थन दे रहे हैं कि आप खड़े होइए, लड़िए। बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका इस वक्त ऐसी लीडरशिप के लिए तरस रहा है जो लोगों को एकजुट कर सके। ये बहुत अच्छी बात कही है इनने, सही बात है। अमेरिका आज ऐसे ही मतलब लीडरशिप के लिए एक ऐसा लीडर ही चाहता है वो, कि जहाँ जो लोग एकजुट कर सकें, जो लोगों को बहुत अच्छा काम कर सके। जैसा कि हम देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प का काम उतना अच्छा तो नहीं है, पर ठीक है। बाइडेन का मुकाबला मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से होगा। चुनाव 3 नवंबर को होंगे। देखो, चुनाव की डेट भी आ चुकी है, कब होने वाले हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिए। 3 नवंबर को जो है ये अमेरिका का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। हालात सही रहेंगे तो चुनाव संभव है। अब यहाँ पे एक और न्यूज़ आ रही है कि CBSE एक माह में नया पाठ्यक्रम तैयार करेगा। जो ये CBSE है हमारा, ठीक है, ये हमारा अब एक नया पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है। एक माह में एक नया पाठ्यक्रम तैयार करेगा। ठीक है, जिससे बच्चों को आसानी हो पढ़ने में। CBSE लॉकडाउन में स्कूलों के बंद रहने से पाठ्यक्रम को तर्क संगत बनाने में जुटा हुआ। 1 महीने में एक नया पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा। यह जानकारी CBSE अध्यक्ष मनोज आहूजा ने दी। ठीक है, उन्होंने कहा है कि हम शिक्षा प्रणाली में अचानक बदलाव नहीं ला सकते, इससे भ्रम और अनिश्चितता पैदा हो सकती है। पाठ्यक्रम में सुधार को सीखने की प्रक्रियाओं में जोड़ा जाएगा। आहूजा स्कूलों का भविष्य, कोविड-19 की चुनौतियों और आगे की दिशा विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये न्यूज़ ख़त्म हो जाती है। एक नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है ये हमारी MPPSC के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये जो हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। मुग़ल कालीन चांदी के सिक्के मिले हैं। ये हमको कहाँ पर मिले हैं दोस्तों? ये मुग़ल कालीन कब के हैं? मुग़ल कालीन चांदी के सिक्के मिले हैं, वो भी कहाँ पे? बुरहानपुर कहाँ पे है? अपना MP में। ठीक है, MP में है ये, नीचे महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है। बुरहानपुर में अपने चांदी के सिक्के, वो भी मुग़ल कालीन मिले हुए हैं। ठीक है, ज़िले के चौखड्डा गांव, कहाँ पे? चौखड्डा, ये याद रखने का विषय है आपका, ये बहुत इम्पोर्टेंट। चौखड्डा गांव में खुदाई के दौरान 350 एवं 400 साल पुराने मुग़ल कालीन चांदी के सिक्कों से भरा तांबे का एक घड़ा मिला है। सोचिए, पहले लोग क्या होता था, घड़े में जो है सिक्कों को भर कर रख देते थे, वही घड़ा आज मिला हुआ है। इसमें 260 चांदी के, मतलब 260 जो है चांदी के सिक्के हैं। कितने हैं? 260 चांदी के सिक्के मिले हैं। लालच में कुछ मजदूरों ने घड़ा अपने घर में छुपा लिया था। शिकायत पर पुलिस ने देशराम सिक्कों सहित
घड़ा जब्त कर लिया। सिक्कों के विशेषज्ञ डॉक्टर मेजर गुप्ता के अनुसार इनमें कुछ ये जो सिक्के हैं अकबर जहांगीर के समय के हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कहाँ किस राजा के हैं ये? अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां के समय के हैं। ठीक है, उन्हीं लोगों ने रखे होंगे सुरक्षित अपने लिए, आज जो खुदाई के दौरान मिल गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आज यहाँ पे ये जॉर्डन ने नस्ल भेद के खिलाफ जंग में 756 करोड़ डोनेट किए। ये जो कौन है हमारे अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार माइकल जॉर्डन। ये कौन है? माइकल जॉर्डन सबसे बड़े बास्केटबॉल स्टार हैं माइकल जॉर्डन। सामाजिक न्याय एवं नस्ल भेद के खिलाफ लड़ रहे संगठनों को $100 मिलियन यानी कि 756 करोड़ रुपए दान करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे दान करेंगे। जॉर्डन और उनका ब्रांड इस क्षेत्र में काम कर रहे संगठनों को अगले 10 साल तक धनराशि मुहैया कराएगा। यह डोनेशन फेसबुक और अमेजन को 10 गुना से ज़्यादा है। ठीक है, ये जो डोनेशन है फेसबुक और अमेजन में इतना नहीं दिया होगा जितना इन्होंने दिया है। इन दोनों कंपनियों ने सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम कर रहे संगठनों को $10 मिलियन, ठीक है, $10 मिलियन करीब 75 करोड़ रुपए दान दिए हैं। ठीक है, तो दिए हैं 75 करोड़ रुपए दान की घोषणा की है। इससे पहले जॉर्डन ने अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या पर दुख जताते हुए कहा है कि मैं इस घटना से बहुत दुखी हूँ, गुस्से में हूँ। मेरी संवेदनाएं फ्लॉयड के परिवार के अलावा उन अनगिनत लोगों के साथ हैं जिन्होंने नस्लीय बर्बरता और अन्याय की वजह से जान गंवाई है। इस बीच अमेरिका की नेशनल फुटबॉल लीग के कमिश्नर रोजर है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्लेयर है यहाँ पे। अमेरिका की नेशनल फुटबॉल लीग के कमिश्नर रोजर गुडेल ने कहा है कि नस्ली समानता के लिए आवाज़ उठा रहे खिलाड़ियों को अनदेखा करना गलत था। उन्हें इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये और बहुत ज़्यादा है। कोविड-19 के केस जानते हैं आप लोग कितने चल रहे हैं, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है हमारी रिसर्च में। कोरोना और मनुष्य के जीन के बीच संबंध पर रिसर्च, एक बहुत बड़ी रिसर्च है ये कोरोना और मनुष्य के बीच में। ए ब्लड ग्रुप वालों को कोरोना संक्रमण हुआ तो अधिक खतरा, मतलब जिनका ब्लड ग्रुप ए है, मतलब जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनको कोरोना संक्रमण हुआ तो अधिक खतरा है। मतलब ये इस जो ग्रुप वालों को अगर संक्रमण हो जाता है तो इनको बहुत ज़्यादा खतरा है। ठीक है, एक ऐसी रिसर्च आई है, द न्यूयॉर्क टाइम्स की है। ठीक है, मानव शरीर में कोरोना संक्रमण और डीएनए के बीच गुप्त आनुवंशिकी संबंध का नया अध्ययन सामने आया। बड़े आनुवंशिकी वैज्ञानिक इस बारे में चीज़ें बता करने के लिए डीएनए खंगाल रहे हैं। यूरोप में शोधकर्ताओं के आनुवंशिकी विविधताओं और कोरोना के बीच बनने वाले मौजूद संख्यात्मक संबंध का पहला अध्ययन किया है। ठीक है, शोधकर्ताओं का कहना है कि जिन मरीजों का रक्त समूह ए टाइप होता है उनमें अन्य के मुकाबले कोरोना से खतरे की आशंका ज़्यादा होती है। ठीक है, इस शोध में दवा बनाने में भी मदद मिल सकती है। मतलब हमें ये थोड़ा सा शोध मतलब कि मिल गया है कि कौन से ग्रुप वालों को हो रहा है, तो हम थोड़ा सा दवा बनाने में जो परेशानी आ रही है वो कम हो जाएगी, मिल सकती है। मॉलिक्यूलर आनुवंशिकी वैज्ञानिक एंडे फ्रेंक इस अध्ययन के सहायक लेख हैं। वे जर्मनी की काइल यूनिवर्सिटी से हैं। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये मॉलिक्यूलर आनुवंशिक वैज्ञानिक और एंडे फ्रेंक इसके सहायक लेख हैं। ठीक है, कहाँ से? जर्मनी से। शोधकर्ताओं ने उन 1610 मरीजों का ब्लड सैंपल लिया जिन्हें ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत थी या फिर वे वेंटिलेटर पर जाने वाले थे।
डॉक्टर फ्रैंक और उनके साथियों ने सैंपल से डीएनए निकाला और जीनो जीनोटाइपिंग तकनीक से उसे स्कैन किया। उन्होंने मरीजों के सैंपल के जेनेटिक लेटर की भी जांच की। ऐसे ब्लड डोनर्स पर भी आनुवंशिक सर्वे किया जिनमें कोरोना का कोई प्रमाण नहीं था। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण रिसर्च से पता चली है। वेंटिलेटर की ज़रूरत किसे है? किसी का रक्त समूह ए टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे जो है जिसका भी ब्लड ग्रुप जो है ए टाइप है तो 50% आशंका है यदि वो कोविड-19 से संक्रमित हुआ तो उसे ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। दरअसल कोरोना एक प्रोटीन से जुड़ा होता है जिसे SI2 कहते हैं। यहीं से वायरस मानव शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन घातक कोविड-19 के खतरे के प्रति फर्क बताने वाली आनुवंशिक असंगति SCI2 में उभर कर नहीं आए। ठीक है, दवा बनाने में मदद मिलेगी, जैसे कि बता रहे हैं कि दवा बनाने में बहुत आसानी होगी। उम्र जैसे फैक्टर कोरोना संक्रमण के खतरों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन विज्ञान में आनुवंशिक विज्ञान से यहाँ नई आशा की किरण जागी है। डीएनए टेस्ट इस बीमारी के मरीज से यह पता लगाने के लिए कारगर हो सकता है कि पीड़ित को गंभीर और ज़रूरी उपचार की कितनी भी कब ज़रूरत है। कुछ निश्चित जीन जो इस बीमारी के प्रति असर दिखा सकते हैं, उनमें दवा बनाने में विशेष खास मदद मिलेगी। ठीक है, ये न्यूज़ समाप्त होती है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको जितनी भी न्यूज़ पढ़ा रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप सभी नोट कर लीजिए। कोई भी न्यूज़ जो है आपकी प्रदेश का पहला, देखिए ये MPPSC के लिए बहुत है, ये जो है हमारा MPPSC के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश जो प्रदेश का पहला जियोलॉजिकल, ये अपना जो जियोलॉजिकल म्यूज़ियम है, लॉजिकल म्यूज़ियम सितंबर 2021 तक बनकर तैयार होगा। ठीक है, ये म्यूज़ियम तैयार होगा, कहाँ पे तैयार होगा? प्रदेश में 84.84 करोड़ रुपए की लागत से जो ये जियोलॉजिकल म्यूज़ियम तैयार किया जा रहा है। यहाँ प्राकृतिक जीव जंतु और धरती की उत्पत्ति के बारे में लोगों को जानकारी मिल सकेगी। ठीक है, यह म्यूज़ियम सितंबर 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि हमारे MPPSC के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में बताया गया है कि द्वारा ग्वालियर में, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ग्वालियर में बनाए जा रहे म्यूज़ियम का प्रोजेक्ट वर्ष 2022 में पूरा होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत ऐतिहासिक विक्टोरिया मार्केट में दी गई गैलरी बनाई जानी है। इसमें से पहली गैलरी सितंबर 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगी। इस म्यूज़ियम में पृथ्वी पर जीवन के विकास क्रम को दिखाया जाएगा। मतलब इसमें दिखाया जाएगा कि पृथ्वी में जो विकास क्रम हुआ है वो किस टाइप से हुआ है, कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, धरती पर पत्थर, डायमंड सहित अन्य भूगर्भिक तत्व मौजूद रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका प्रमुख पत्थर कौन सा है, प्रदेश की खनिज संपदा क्या है, इन सब की जानकारी म्यूज़ियम में दी जाएगी। ठीक है, हमारे यहाँ पत्थर कौन सा है, खनिज संपदा कौन सी है, पृथ्वी की चट्टानें और जीवाश्म संग्रहालय में दर्शाए जाएंगे। ठीक है, ये संग्रहालय भी इसमें दर्शाए जाएंगे। गैलरी में प्रमुख शिक्षाविद, वैज्ञानिक, इंजीनियर, सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा भी सूचना जानकारी दी गई है। 1.5 महीने में तैयार हो जाएगी बिल्डिंग। ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग जो है 1.5 महीने में, आप देख सकते हैं किस टाइप से मजदूर यहाँ पे ये बिल्डिंग बनाने में लगे हुए हैं। ये पूरी आप बिल्डिंग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम है, आप सभी को जाना चाहिए। कोविड-19 ख़त्म हो जाए उसके बाद चाहिए। 2021 में तैयार होगी गैलरी। ठीक है, लौट रहा है पुराना वैभव। 5 जून 2010 भीषण अग्निकांड के चलते विक्टोरिया मार्केट का ज़्यादातर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। ऐतिहासिक इमारतों को शामिल इस भवन को मूल रूप से लाया जा रहा है। पहले
इस इमारत में स्टेशनरी सहित अन्य दुकानें थी। ठीक है, अब इसमें म्यूज़ियम बनाया जा रहा है। ठीक है, ये न्यूज़ यहीं पे ठीक ख़त्म होती है। नेक्स्ट, थैंक यू दोस्तों मेरे इस ग्रुप क्लब के साथ जुड़ने के लिए। आप ये जो सारा करंट अफेयर मैंने आपको पढ़ाया है वो आप बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ते रहिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको सारी जो इस टाइप के करंट अफेयर हैं या फिर और भी जो भी करंट अफेयर है वो सारे मैं आपको यहाँ पे बताती रहूँगी। ठीक है, इस चैनल को लाइक करिए तथा लोगों पर शेयर ज़रूर करते जाइए, जिससे क्या होगा कि आप शेयर करेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या जानकारी आ रही है, इस टाइप का हम आगे कर रहे हैं। ठीक है, और करंट अफेयर जो मैं पढ़ा रही हूँ इम्पोर्टेंट, उसके बारे में भी सबको पता चलेगा। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड।